आइए दोस्तों, अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम हैं। वो 2 नाम ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में अपने अदब के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने साहित्य के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान सिलेबस में जिन्हें पढ़ाया जाता है। मुझे 2 शेर किसी के याद आते हैं कि दिलों में नफ़रतों के बीज बोना कैसा होता है, दिलों में नफ़रतों के बीज बोना कैसा होता है, ज़रा दहशत गरो सोचो कि रोना कैसा होता है, हो तुम भी आदमी जाकर ये पूछो अपनी माँओं से बुढ़ापे में जमा बेटे का खोना कैसा होता है। आइए इन 2 शेरों के साथ हिंदुस्तान के उस साहित्यकार से गुजारिश करता हूँ, अदब से, बहुत नम्रता से, घनश्याम अग्रवाल साहब से पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। राष्ट्रपति सम्मान से लेकर और सिलेबस तक का सफ़र, साहित्य की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा के हाथों जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, और यहाँ पर 10वीं कक्षा में जो पढ़ाने वाले कोई शिक्षक भी हो गए, अध्यापक, तो इस वर्ष सिलेबस में जो वहार हमदर्द यह पाठ है आदरणीय घनश्याम जी ने लिखा हुआ है। जोरदार तालियां। क्या बात दोस्तों, ये वो हिंदुस्तान है कि मीर की आंख से आंसू छलकता है तो गज़ल बन जाती है, और मीरा की आंख से आंसू छलकता है तो भजन बन जाता है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें घनश्याम अग्रवाल साहब का। आप सबको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, कभी कभी राष्ट्रपतियों से भी गलती हो जाती है। भाई वाह 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 वाह। मेरे तक आने तक एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ जी, और उसके बाद अपनी बात सुनाऊंगा। एक बहुत बड़ा संगीतकार था, वो जंगल में मृदंग बजाता था। वो जंगल में मृदंग बजाता था, इसलिए उसका मृदंग सुनने कोई नहीं आता था। लेकिन एक हिरन का बच्चा रोज वहाँ आता, उसका मृदंग सुनता, नाचता गाता उछलता था। एक दिन संगीतकार ने हिरन के बच्चे से कहा, तुम रोज मेरा मृदंग सुनने आते हो, खुश होते हो, ऐसा लगता है तुम जरूर पिछले जन्म में कोई संगीतकार रहे होंगे। हिरन के बच्चे ने कहा, संगीत क्या होता है मैं नहीं जानता, आप कौन सा बाजा बजा रहे उसका नाम तक मुझे पता नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ और इसीलिए रोज आता हूँ कि आपके बाजे पर जो चमड़ा मढ़ा हुआ है वो मेरी माँ का है। अरे भाई वाह वाह। उस पे जब भी थाप पड़ती है मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है। अरे वाह। इसलिए चला आता हूँ, संगीत क्या होता है मैं नहीं जानता। दोस्तों, हिरन का बच्चा मैं हूँ। आज अचल करंजी वालों के स्नेह की थाप सुनकर अकोला से यहाँ चला आया। कविता क्या होती है मैं नहीं जानता। बहुत अच्छे भाई, वाह क्या परिचय है, वाह। हाय 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 हाय। हाथ से व्यंग की 2-4 बातें करें। उम्र मेरी भी 77 साल हो गई है, मुझे भी थोड़ा सुन ले। इन्हें तो आप अगले साल भी सुन लेंगे। ये बात व्यंग की बात, व्यंग से बात शुरू। साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अपने देश में, जो भी कोई भी पार्टी आप भ्रष्टाचार खत्म हो, जो असंभव कोई नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरी 4 पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हुई, वो आपके सामने रख रहा हूं। विक्रम और बेताल के सवाल जवाब पर 4 पंक्तियां से भ्रष्टाचार क्यों नहीं समाप्त होता, देखिएगा। बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना मोदी सभी मौन हैं। है बेताल की सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना मोदी सभी मौन हैं। जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तब साला भ्रष्टाचार करता कौन है? अरे क्या सवाल है भाई, वाह, मौलिक सवाल है। तो साला भ्रष्टाचार करता कौन है? अरे वाह, ये तालियां है दादा समर्थन में, वाह 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 वाह। ये इचल करंजी है। और साहब अन्ना की बात चली, 8 साल पहले का दृश्य याद कीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने जो आंदोलन किया आपने देखा है। दुनिया में ऐसा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हुआ। अन्ना भी वहीं की हुई है, भ्रष्टाचार भी वहीं के। क्योंकि भ्रष्टाचार बाहर होता। एक अभी माँ पे बहुत बड़ी बात कहेंगे, मैंने भी माँ पे बात कही है। एक पहली बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये पंक्तियाँ, स्वागत है। लगी तो देश पे पढ़ूंगा।
माँ के खिलाफ बात कर रहा हूँ, माँ को सलाम करते हुए। वाह। माँ टीवी, भ्रष्टाचार कैसे जन्म लेता है? माँ टीवी देख रही है, कीटी पार्टी खेल रही है, तभी उसका 3 महीने का बच्चा रोता है। माँ टीवी देख रही है, कीटी पार्टी खेल रही है, तभी उसका 3 महीने का बच्चा रोता है। माँ दौड़कर आती है, उसके मुंह में अपना स्तन देने के बजाय रबर का निप्पल थमा देती है। ये दुनिया का पहला भ्रष्टाचार। क्या कहने, ये दुनिया का पहला। वाह। आहा, ये दुनिया का पहला भ्रष्टाचार है। एक माँ जब बेटे को अपने मजे के लिए धोखा दे सकती है, बच्चा माँ के भरोसे रबर को चूस चूस कर सो जाता है, आंख खुलते ही भ्रष्टाचारी हो जाता है। आहा, जवाब नहीं। अंजाम जी, वाह, वाह। अन्ना की बात शुरू किया था, देखिए साहब, क्यों नहीं अन्ना का जादू चला? भ्रष्टाचार बाहर हो तो मिटा दे, भ्रष्टाचार आपके मेरे सबके दिलों में है। और कैसा बात देखिएगा, अन्ना का चला था रामलीला मैदान में, ऐसा बात, उनकी टोपी बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी उस वक्त। जो भी आ रहा था चला दिल्ली टोपी पहनकर, बोले क्या? बोले भ्रष्टाचार मिलाना है, रामलीला मैदान में जाना है। क्या बात है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे, गुफाओं में से साधु निकले। वाह 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 वाह। हवाओं में से भूत प्रेत आए, सब चले रामलीला मैदान में। बोले क्या? बोले भ्रष्टाचार मिटाना। वाह, क्या कहने। जो जोश में हमारे शहर के भी 2-4 लोग गए और वापस आकर कहने लगे, घनश्याम जी, अन्ना का जादू चल गया, देश से समझो भ्रष्टाचार मिट गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, हम सब ने भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई है। क्या कहने। हम सब ने, व्यंग देखिएगा, भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई है। मैंने उससे कहा, ये बातें मुझे बाद में बताना, पहले ये बता, तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे? भाई वाह वाह वाह, इसको साहित्यकार कहते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको बहुत पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत सच्ची बात है। तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता है, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे भ्रष्टाचार मिटाने को? बोला टीसी को 500 रुपये दिया और चला गया भ्रष्टाचार मिटाने को। भाई वाह, क्या कहने, वाह वाह। कि मैंने दिया था दिल्ली से दिल्ली चली गई, दिल्ली जो मैं गया तो वो इटली चली गई, सोचा कि जान दे दूं मैं बिजली के तार से, मैंने छुआ जो तार तो बिजली चली गई। मैंने 500, इस पर दूसरा बोला, मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख लिए। दूसरा बोला, मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख लिए, फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला, मैंने 500 दिए, उसने जेब में रख लिए, फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला, अरे वाह, तुम भी मेरी तरह अन्ना के समर्थक हो। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। आहा, इसको व्यंग कहते हैं, इसको तंज कहते हैं। इस पर दूसरे ने कहा, मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख लिए, फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला, अरे वाह, तुम भी मेरी तरह अन्ना के समर्थक हो, भ्रष्टाचार मिटाने जा रहे हो, बिल पास कराने जा रहे हो, अरे पहले क्यों नहीं बताया? 400 में ले चलता था। क्या बात है, वाह 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 वाह। यह कहकर उसने 100 रुपया मुझे वापस किए, वो रुपये मैं जेब में रखकर दूसरे की बर्थ पर मजे से सो गया कि चलो देश का 20% भ्रष्टाचार तो एक झटके। क्या बात है, वाह 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 वाह। गंगा जमनी तहजीब को सलाम करते हुए लतीफ़े में से कविता कैसे, लतीफ़ा बड़ा प्रसिद्ध था, सारे देश ने सुनाया उसको, मैंने उसको आगे बढ़ा, देखिए शायद सुना भी तो फिर से सुन लीजिए। साहब हुआ क्या, एक बार मैंने तोती पाली। क्या बात है, क्या बात का, आप अपना शौक। लोग तोते पालते, मैंने तोती पाली। वाह। जैसे ही तोती को लेकर घर आया, नजर साहब का फोन आया कि कवि सम्मेलन में चलना है अर्जेंट। सोचा 2 दिन के लिए जाऊंगा, घर में अकेला हूं, तोती को दाना पानी कौन देगा? तो मेरे मित्र ने कहा, तो ऐसा कर, अपनी तोती 2 दिन के लिए मेरे यहां रख दे, मेरे पिंजरे में 2 तोते हैं। वाह। मैं उनको दाना पानी देता हूं, तेरी तोती को भी दूंगा, 2 दिन के बाद तोती ले जाना। मैंने कहा, बात तो तेरी ठीक है यार, पर तेरे 2 तोते
मेरी इकलौती तोती, भाई वाह, वो भी एक ही पिंजरे में, सामने MTV दिखाई देता है। वाह, मैं रिस्क नहीं लेता। प्लीज बिग हैंड, बहुत बड़ी बात। सामने MTV दिखाई देता है, मैं रिस्क नहीं लेता। मित्र बोला रिस्क की बात नहीं, तो आकर देख, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं। सामने तोती को लेकर गया तो क्या देखता हूं, उन तोतों में से एक तोता गीता के श्लोक पढ़ रहा है, दूसरा कुरान की आयतें पढ़ रहा है। वाह, मैंने सोचा तो धार्मिक तोते, यहाँ क्या डर। मैंने तोती को पिंजरे में रख दिया। जैसे तोती को पिंजरे में रखा, इधर का तोता इधर के तोते को कोहनी मारकर कहता है, अबे पूजा पाठ बंद कर, देख दुआ कबूल हो गई। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। आजकल तोते भी राम रहीम बन जाते हैं। अब यही है साहब, दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है। वाह, और यहाँ से कविता, यहाँ तक तो मैंने लिखा और भी लोगों ने सुना। इसके आगे का हाल देखिए नजर भाई जी। 2 दिन के बाद जब मैं लौट, आपको सलाम करता हूँ इस तहजीब को सलाम करते हुए, 2 दिन के बाद जब मैं लौट कर आया, सोचा तोती की हालत खराब होगी, मगर मेरी तोती तो डांस कर रही थी, क्या बात, गाने गा रही थी, हंस रही थी। वो दोनों तोते मरे पड़े थे। मैंने तोती से पूछा, तोती ये हादसा कैसे हुआ? और तोती के जवाब पे एक एक शख्स आशीर्वाद दे। तोती ये हादसा कैसे हुआ? तोती ने कहा, कमबख्त दोनों तोते धार्मिक नहीं सांप्रदायिक निकले। भाई वाह वाह, ये व्यंग है, ये तंज है। पुरजोर तालियां, यहां तालियां बजनी चाहिए आपकी। ये सच्चाई है, ये करेक्टर था, ये किरदार था दोस्तों, जो आपको आईना दिखा रहे थे। दोनों तोते, तोती ने कहा, तोती ये हालत कैसे हो गई? तोती ने कहा, कमबख्त दोनों तोते धार्मिक नहीं सांप्रदायिक निकले, तुम्हारे जाते ही झगड़ने लगे। ये कहने लगा, मेरे अल्लाह ने तोती भेजी है इसलिए तोती मेरी। वो कहने लगा, नहीं, मेरे ईश्वर ने तोती भेजी इसलिए तोती मेरी। क्या बात है, वाह वाह। मेरा अल्लाह मेरी तोती, मेरा ईश्वर मेरी तोती कहकर दोनों लड़ पड़े थे, इसलिए दोनों मरे पड़े थे। हा। मेरा अल्लाह मेरी तोती, मेरा ईश्वर मेरी तोती कहकर दोनों मर पड़े थे। बहुत दोनों मरे पड़े थे। अरे उन्होंने पलट कर नहीं देखा, वरना ईश्वर अल्लाह तो मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ खड़े थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। देर तक ताली बजनी चाहिए दोस्तों। ये सच्चाई है, ये शायरी है, ये साहित्य है, ये अदब है, ये लिटरेचर है, जिसमें बड़ी बात बहुत छोटे। मेरा अल्लाह मेरी तोती, मेरा ईश्वर मेरी क्या तोती कहने घनश्याम अग्रवाल साहब, दोनों वाह आपस में लड़ पड़े थे इसलिए दोनों मरे पड़े थे। पलट कर नहीं देखा उसने, वरना ईश्वर अल्लाह तो मेरी हिफाजत के लिए मेरे क्या साथ कहने, वाह वाह। ये सांप्रदायिक तोते तन के उजले मन के गंदे निकले। ये सांप्रदायिक तोते तन के उजले मन के गंदे निकले। हम इन्हें अल्लाह राम के बंदे समझा था, ये आसाराम के बंदे निकले। भाई वाह, हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह। और एक रचना मैं और सुना रहा हूं, बड़ी है थोड़ी सी। कड़वे सच पे हंसाने का नाम साहित्य है। ये वो कड़वा सच है जो हमने सबने देखा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एकता नहीं ये रखिए, बहुत टाइम हो जाएगा, इतना समय नहीं होगा। जी जी, हाँ, तो हमने वो एक कविता जरूर उसके लिए 10-15 मिनट आखिर में। हाँ साहब, 1-2 व्यंग में आप सब, हम फ्लो में रहते हैं। फ्लो का मतलब ये होता है जहाँ रहते वहाँ कभी नहीं रहते, जैसे तोते थे। अब साहब, पिछले दिनों क्या हो गया, मेरा हिंदी का इंटरव्यू था। आपने इंटरव्यू लिया भी होगा, दिया भी होगा। इंटरव्यू का एक नियम होता है, जिसको रखना है पहले रख लेते हैं, इंटरव्यू का नाटक करते हैं। अब हिंदी का इंटरव्यू, और मुझसे पूछा गया, बताओ चांद पे पांव रखने वाले आदमी का नाम क्या था? हिंदी का कोई लेना देना नहीं, मगर पूछ लिया, कुछ भी पूछना था। बताओ चांद पे पांव रखने वाले आदमी का नाम क्या था?
मुझे कुछ सूझा नहीं। सामने अखबार पड़ा था, उस पर मुझे छगन भुजबल का फोटो दिखाई दिया। मेरे मुंह से निकल गया छगन भुजबल। बोले भुजबल? बोला हाँ भुजबल। अरे बोले पागल हो गया, हम कहते चांद पे चढ़ने वाले आदमी का नाम बता और तू फ्लो में भुजबल भुजबल बोल रहा है। मैं समझ गया मैं फ्लो में गड़बड़ की, पर कविता इसलिए बात को संभाल लिया। मैंने उनसे कहा ये हिंदी का इंटरव्यू है ना, तो मैंने तो आर्मस्ट्रॉन्ग का हिंदी में ट्रांसलेशन करके कहा। क्या बात है। आर्म यानी भुजा, स्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब ही भुजबल होता था। क्या कहने, वाह वाह। और आगे क्या हो? हाँ आप पढ़े? हाँ पढ़ा। एक और व्यंग पढ़ दो तो उसके बाद मेरी जो प्रसिद्ध रचना वो पढ़ूंगा। सब हर प्रांत की अपनी एक खूबी होती है, हर प्रांत की। और ये खूबी मैंने कैसे व्यक्त किया, आप कभी बम्बई से यहाँ महाराष्ट्र से पटना बिहार में जाए तो हमें 4 प्रांत क्रॉस करने होते हैं। पहले महाराष्ट्र आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, अंत में बिहार यानी पटना। तो आपको पता है आप ट्रेन से जा रहे हैं 4 प्रांत, स्वाभाविक तौर पे अपनी इच्छा होती है देखिए कौन सा स्टेशन किस प्रांत का है। इसके लिए आप किसी से पूछिए मत, एक प्रयोग कीजिए। आप प्लेटफॉर्म पर चाय पीने के लिए नीचे उतरते हैं, देखिए ना जरा जी इरशाद। वापस आकर डिब्बे में देखते हैं कि आपकी सीट पर कोई दूसरा बैठा है, लेकिन वो आपके आते ही आपकी सीट खाली करके खड़ा हो जाता है। ऐसा जब जब होता रहे समझना ये महाराष्ट्र चल रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। आते ही खड़ा हो जाता है, समझना तब तक महाराष्ट्र चल रहा है। आप वापस आकर देखते हैं वह सीट तो खाली नहीं करता, किंतु 3/4 सीट आपके लिए छोड़कर खुद 1/4 में बैठकर आपकी और दयनीय दृष्टि से देखता है। तो समझना ये मध्य प्रदेश है। और जब आपको 1/4 सीट पर बैठकर उसकी और दयनीय दृष्टि से देखना पड़े तो जानिए ये उत्तर प्रदेश है। वाह। और जिस स्टेशन से आपको अपनी सीट होने के बावजूद खड़े खड़े यात्रा करनी पड़े, समझिए यहीं से बिहार शुरू होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या मंजर है, वाह वाह। एक रचना हास्य की मैं ऐसी पढ़ना चाहता हूँ, और मैं मुनव्वर राणा साहब के लिए इसलिए कहना चाहता हूँ। मुझे पाटनी जी का फ़ोन आया, बोले साहब ये तारीख के प्रोग्राम है, इतना पैसा देंगे। बोला साहब बहुत दूर का सफ़र, कम होता, कुछ बढ़ा दो। बोले आने जाने का किराया और दे देते हैं। मतलब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, कुछ और बढ़ाओ। तो मुनव्वर साहब का दीदार करा देंगे। मैंने फ़ौरन हाँ बोल दिया। क्या बात है, वाह वाह। तो ये रचना मेरी बड़ी तमन्ना थी, 20 साल पहले लिखी, एक आदमी उसमें पूरी। खैर मैं चाहता हूँ, देखिए एक छोटा सा ऐलान बहुत अहम है। इरफान शाहनूरी साहब, सबसे पहले तो पूरी इचलकरंजी के लोगों को, इस मुशायरा कमेटी को, कवि सम्मेलन कराने वालों को हमारा दिल से सलाम कि इतनी खूबसूरत शाम, इतनी अच्छी और सच्ची शाम सजाई। 7, 8, 9 दिसंबर को मुंबई कालीना यूनिवर्सिटी में हम हिंदी, उर्दू, मराठी के नाम से एक फेस्टिवल होने जा रहा है। ये 3 तहज़ीबों का संगम है। इस तीनों तहज़ीबों में जो भी होता है, जो लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, गाया जाता है, पहना जाता है, खाया जाता है, फैशन शो से लेकर सिंगिंग, डांसिंग, कवि सम्मेलन, मुशायरे और फूड फेस्टिवल, जो भी आप हमारी मदद कर सकते हैं और जो लोग वहाँ आ सकते हैं वो ओम जी से, इरफान साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें तमाम बॉलीवुड के स्टार हैं, 3 राज्यपाल हैं, सीएम हैं, मुनव्वर राणा साहब हैं, तमाम शोरा हैं, साहित्यकार हैं। पूरी एक तहज़ीब है हमारे हिंदुस्तान की, जो आज से 50 साल पहली तहज़ीब थी। उसमें सारी वो चीज़ें मिलेंगी। आपके कोल्हापुरी चप्पल भी वहाँ मिलेंगे, आपके शोलापुर की चादर भी वहाँ मिलेगी। हर वो चीज़ मिलेगी जो हमारी पहचान है, पूरी दुनिया में जिसकी आइडेंटिटी है। मैं चाहूँगा कि ये मेरी दावत है, मैं और मेरी पूरी टीम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारी तरफ से आप सबको दावत है, हम आपको इन्विटेशन देने आए हैं कि ये एक बड़ा काम हम करने जा रहे हैं मुंबई में। फौजी वाले और इसके बॉडी मेंबर भी हैं इरफान शाहनूरी साहब। ये एक बड़ा पैगाम भी है, बड़ी इचलकरंजी के लोग भी नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पर। जी, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें घनश्याम अग्रवाल साहब, बहुत माफ़ी के साथ। हाँ, मैं मुनव्वर साहब को फिर से एक बात कहूँ। 18 साल पहले मैंने एक कविता लिखी,
क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता पे नारेबाजी की कविताएं बहुत होती, हास्य की कविता नहीं होती। मैंने हास्य के जरिए एकता की बात कही है। 18 साल से कोशिश कर रहा कि मुनव्वर साहब को सुनाऊं, क्योंकि हिंदी वाले उर्दू वाले बहुत कम इकट्ठे होते हैं। फिर उर्दू मुशायरे में इतने शायर होते, बोलते मुख्तसर मुख्तसर, मुझे समय नहीं मिलता जी। आज मौका मिला है जी। मुनव्वर साहब की नज़र करता हूँ, देखिएगा। इरशाद। अब ऐसा साहब देखिए, एक कवि सम्मेलन में एक वीर रस होता है। हमारे वीर रस के कवि बहुत आते हैं जी। वो इतनी जोर से चीखते हैं कि श्रोता लोग तो डर के मारे ताली बजा देते। उन्हें कविता में कोई दम, जो सही माने में देशभक्त हैं, देशभक्ति कविता लिखते हैं, वीर रस, मैं उनको सलाम करता हूं। पर ज्यादा लोग तो चीख रस लिखते हैं, जोर से बोले तो पाकिस्तान को गाली दो, यानी वीर रस हो गया, हम देशभक्त हो गए। कई बार मेरे दिल में ख्याल आता है, ये पाकिस्तान नहीं होता तो क्या हम देशभक्त भी होते कि नहीं होते? आहा, भाई वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, वाह वाह वाह। मगर नकली वीरस के, मैं फिर असली वीरस तो सलाह, ये नकली चीख चीख कर कहने वाले। लेकिन एक बात है, वो टेम्पररी जोश पैदा, अब भी जोश में आ जाते, टेम्पररी, बाद में भूल जाना। कवि को मालूम क्या बोला, ना श्रोता को मालूम, उस वक्त ताली बजा देते हैं, जोर से बोलते हैं। मुझे याद है एक वीर रस का कवि घर गया और माँ से बोले, माँ, उसी टोन में बात करते, माँ मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। माँ बोली, बेटा बाद में चुकाना, पहले दूध वाले का चुका दे। भाई वाह, क्या क्या तीर चला रहे हैं, वाह। मगर जोर से बोले तो वीर रस है। लेकिन एक बात है, टेम्पररी जोश पैदा करते हैं। ऐसे एक वीर रस का कवि सम्मेलन, तो सारे कवि वीर रस के आए और श्रोताओं में एक दुबला पत्ता मारवाड़ी भी आ गया, यहाँ तो बहुत आए, उसको भी टेम्पररी, इसमें हल्की राजस्थानी भाषा का है, अंदाज आएगा, आप समझ जाएंगे, कठिन राजस्थानी है। वो राजस्थानी व्यापारी को भी जोश आ गया टेम्पररी, और मारे जोश के उसने फौज में भर्ती होने का ऐलान कर दिया, जोश, टेम्पररी जोश में। आप सोचो, मारवाड़ी व्यापारी और फौज में भर्ती। मारवाड़ी शब्द यहाँ जाति से ना ले, प्रवृत्ति से ले। मैं खुद मारवाड़ी हूँ और आपके तालियों के जरिए एक बात कहलाना है, एक बात कहलवाना चाहता हूँ। देश जीतने के लिए जितनी सेना की जरूरत होती है, देश चलाने के लिए उतनी मारवाड़ी व्यापारी की जरूरत है। ये टैक्स नहीं दे तो सैनिक भी बंदूक नहीं चला सकता, बात पक्की। पर यह बात भी पक्की, मारवाड़ी लड़ नहीं सकता, मानना। मारवाड़ी और फौज का कोई संबंध नहीं। हाँ, फौज का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलाना हो तो बात करो। टेम्पररी जोश में वो कैसे फंसता है और कैसे निकलता है, एक मंजर खाका है 10-15 मिनट का, मजा लीजिएगा इसमें। नाम लिखाने के बाद टेम्पररी जोश उतर जाता है, तब वो मारवाड़ी, हल्की राजस्थानी भाषा आप समझ जाएंगे, हिंदी राजस्थानी मिक्स में वो कहता है, जोश उतरने के बाद, हे भगवान, न तो यो पाकिस्तान कारगिल पे हमलों कर तो, वाह, न हमारे गांव में वीर रस को कवि सम्मेलन हो तो, क्या कहने, न मेरे को 2 मिनट के लिए जोश आतो, न मैं फौज में जाने को नाम लिखा तो कितना अच्छा हो। पर अपन तो जोश में नाम लिखा दिया, सबको जोश आ रहा था, मारे जोश के कोई खून दे रहा था, कोई पैसे दे रहा, बारीकी दिखेगा, कोई खून दे रहा था, कोई पैसे दे रहा था। खून देने की मेरी शारीरिक स्थिति नहीं थी, मारवाड़ी कहता है, खून देने की मेरी शारीरिक स्थिति नहीं थी और पैसा देने की मानसिक। वाह 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 वाह, क्या कहने, आहा हा हा। खून देने की मेरी शारीरिक स्थिति नहीं थी और पैसा देने की मानसिक, पर जोश आयो तो फौज में भर्ती होने नाम लिखायो। जैसे वीर रस को कबीले सम्मेलन समाप्त हुयो, मेरो जोश ठंडो पड़ गयो, होश जागे आयो। मैं दिल में बोलियो, तू और फौज में जावेगा, बेमौत मरेगा। मैंने दिल को समझाया, रात गई बात। वाह 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 वाह, किसको याद रहता है, नहीं जाएंगे। पर दूसरे दिन मोहल्ले वाले मेरे को घेर लिए, बोले कल तुमने फौज में भर्ती होने का ऐलान किया,
उससे पूरे मोहल्ले की इज्जत गांव में फैल गई है। हम तेरा सम्मान करेंगे और बाजे गाजे के साथ भर्ती करेंगे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मैं बोला, मैं तो जोश में आके बोला था, मैं तो नहीं जाऊंगा। नाम लिखा के नहीं जाएंगे तो क्या मोहल्ले की नाक कटाएंगे? तो मोहल्ले का पहलवान उठकर बोला, कैसे नहीं जाता, मैं देखता हूं। मोहल्ले की नाक के लिए मैं अपने प्राण दे भी सकता हूं, वो मारवाड़ी के लिए भी सकता हूं। अब जानो कंपलसरी हो गए हो। क्या कहने। तो मैं उनको डायरेक्ट बोले, भैया मैं तो फौज में चले जाऊंगा पर मेरा फैमिली प्रॉब्लम है। मोहल्ले वाले बोले, तू भर्ती हो जा, फैमिली को हम संभाल लेंगे। वाह वाह। एक पड़ोसी तो गानों गावा लागो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और हमारे हवाले दुल्हन साथियों। क्या कहने घनश्याम अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहने दोस्तों, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। एक बहुत ही खूबसूरत मंजर आपके सामने हंसी और सच्चाई का पेश अब किया। तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हमारे यहाँ दुल्हन साथियों। दूसरा पड़ोसी बोले, देखिए व्यंग, सरकार का नियम होता है कि युद्ध के बाद दुश्मन को जीते हुई जमीन और सैनिका की विधवा को सिलाई की मशीन मिलती है। दुश्मन को जीती हुई जमीन, सैनिका की विधवा को सिलाई की मशीन मिलती है। हम तेरी पत्नी को डबल मशीन दिलाएंगे वाह। और तेरे शहीद होने के बाद तेरा घर खर्च चलाने के लिए पूरे मोहल्ले वाले दिन रात तेरे यहाँ कपड़े सिलाएंगे। दिन रात तेरे यहाँ कपड़े सिलाएंगे। वो दिन रात बोलते वक्त दिन को तो शॉर्ट में बोल रहे थे, वाह। रात को लमाते हुए बोल रहे थे। क्या दिन कहने। रात कपड़े सिलाएंगे। मैं समझ गयो, ये रात न कपड़ा सिलाबा के लिए मन न दिन न फौज न भेज जाए। पर जानू कंपलसरी थो। ऐसे वक्त मुझको मेरी पत्नी याद आई। वो मेरी रक्षा करेंगी, मोहल्ले वाला से निपटेंगी। क्योंकि कोई भी भारतीय पत्नी कभी नहीं चाहती कि उसका पति सीमा पे शहीद हो। क्या बात। आप चाहो तो अपनी पत्नी से पूछ कर देखो, अगर हिम्मत है तो। कोई पत्नी कभी नहीं चाहती उसका पति सीमा पे शहीद हो। उसकी दिली ख्वाहिश रहती है कि वो घर में शहीद हो। भाई वाह। घनश्याम साहब, सारी पत्नियां इतनी खुशी में झूम रही हैं कि चेहरे खुशी से सुर्ख हो गए, लाल हो गए। भी की दिली ख्वाहिश रहो कि घर में शहीद होवे, वो भी मेरे ही हाथों। मेरे होते हुए दुश्मन हाथ लगा ले। मैं पत्नी ने बोलो, देख मन राणा शिवा की कहानी याद आ रही है। मैं फौज में जा रहा हूँ, मेरे को मत रोकना। मैं समझोवा रोकेंगी, पर कमबख्त वो भी वीर रस को कभी सम्मेलन सुन के आई। बोली, मैं तुमको तिलक लगा के विदा करूंगी। कल ने तुमको कुछ हो गया तो मैं भी शहीद की पत्नी कहलाऊंगी। वीर चक लेने दिल्ली जाऊंगी, इस बहाने दिल्ली भी घूम के आऊंगी। तुमको निकलो। मोहल्ला वाला पत्नी का गला में माला डाली। मेरे गले में माला डाल के मैंने बाजा गाजे के साथ आगे ले जा रहे थे। मैं आगे बढ़ रहे हो तो और पीछे डर रहे हो तो, क्योंकि मैं देखियो सामने से कुछ लोग एक बकरा न भी गाजे बाजे के साथ ला रहे हैं। सर एक बकरा न भी गाजे बाजे के साथ ला रहा है। बकरो मेरी तरफ देखियो, मैं बकरा की तरफ। बकरो मेरी तरफ देखियो, मैं बकरा की तरफ। समदर्दी के भाव जगे, समदर्दी के भाव जगे और आंखों आंखों में दोनों बोले, इंशाअल्लाह ऊपर मिलेंगे, इंशाअल्लाह ऊपर मिलेंगे। वो बकरा था, उसको तो कटना ही था। मैं मारवाड़ी, वो भी व्यापारी, बचने के उपाय सोच रहे थे। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं फौज में रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो फौजी दफ्तर देखते ही मैं डर के मारे कांपबा लाग्यो ताकि रिजेक्ट हो जाऊं। डर के मारे कांपबा लाग्यो, पर मोहल्ले वाले अफसर को जाकर बोले, ये डर के मारे नहीं कांप रहा, ये जोश के मारे हाँप रहा है। क्या कहने घनश्याम साहब, कभी आऊंगा बुलाऊंगा तो बिल्कुल आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत अच्छा।